कि इस्लाम के मुताबिक क़यामत से पहले का सबसे अहम देश कौन सा होगा, वो जगह जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, वो इलाका जिसके बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियों के मुताबिक क़यामत से जुड़ी सबसे बड़ी घटनाओं का गवाह बनेगा, तो वो है मुल्क शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीरिया किसी दौर में यानी कि मुल्क शाम कहा जाता था और किसी दौर में खूबसूरती और ताकत और पैसे के बल पे बहुत खूबसूरत और बहुत मजबूत शहर था। लेकिन आज के हालात सीरिया के ऐसे हो गए हैं कि समझ लीजिए लगभग पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई गरीब मुल्क होगा तो शायद सीरिया ही होगा। वहाँ करेंसी एकदम डाउन हो चुकी, वहाँ पर बेरोज़गारी एकदम बढ़ चुकी, क्योंकि जिसको देखो वहाँ पे हमला कर देता है। वहाँ पे तमाम लोग रोज़ मारे जा रहे हैं। जैसे कि इजराइल ने तमाम हमले किए, तमाम इमारतों को तबाह कर देने की पूरा मलबे का ढेर बना दिया, जो किसी दौर में जो सीरिया से बहुत खूबसूरत था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की थी कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से, ये सब जानेंगे हम सीरिया के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपनी कीमतें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते जानते हैं सीरिया की पूरा इतिहास, पूरी हकीकत, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कि इस्लाम के मुताबिक क़यामत से पहले का सबसे अहम देश कौन सा होगा, वो जगह जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, वो इलाका जिसके बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियों के मुताबिक क़यामत से जुड़ी सबसे बड़ी घटनाओं का गवाह बनेगा, तो वो है मुल्क शाम यानी आज का सीरिया। एक वक्त में अमन, खूबसूरती और ताकत का प्रतीक सीरिया आज दुनिया का सबसे बदनसीब देश बन चुका है। बर्बादी की मिसाल बन चुके इस देश की कहानी सिर्फ संघर्ष और जंग की नहीं बल्कि सदियों पुरानी इतिहास और भविष्य के उम्मीदों की भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सीरिया के इतिहास, उसके आज के हालात और उन भविष्यवाणियों के बारे में जो इसे इस्लाम के नजरिए से इतना अहम बनाती है। दोस्तों दिलचस्प बात यह भी है कि जिस तरह से सीरिया का फ्यूचर मतलब के मुस्तकबिल काफी अहम और असरदार होने वाला है, बिल्कुल वैसे ही इस देश का इतिहास भी काफी असरदार, अहम और सुनहरा रहा है। मगर ना जाने क्यों इस देश के प्रेजेंट पर किसी की नजर लग गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी दौर में अमीरी, खूबसूरती और ताकत की अलामत समझा जाने वाला ये सीरिया आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर बन चुका है। हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि अगर मैं ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि सीरिया आज के दौर में दुनिया का सबसे बदनसीब देश है और इसमें रहने वाले लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मजलूम लोग हैं। सीरिया के हालात कैसे हैं, वहाँ का मंजर कैसा है, इस चीज का अंदाजा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के दौर में सीरिया को पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब कहीं पर भी कोई आपदा आती है, कहीं पर कोई जंग छिड़ती है, मतलब कुछ भी बुरा होता है जिसकी वजह से किसी इलाके में बर्बादी हो जाती है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल सीरिया की तरह हो गया। पिछले चंद सालों के अंदर ही सीरिया में लगभग 5 से 6 लाख लोगों की जान जा चुकी है। लाखों की तादाद में लोग भूखे हैं और 2 वक्त की रोटी के मोहताज है। मतलब बाहर से मदद आती है तब उनके पेट में खाना पहुंच पाता है। सीरिया की आधी से ज्यादा आबादी तो बेघर हो चुकी है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर सीरिया में ये सब कुछ हुआ क्या है, आखिर चंद सालों के अंदर सीरिया कैसे बर्बाद हुआ, किसने बर्बाद किया और क्यों बर्बाद किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही नजर डालते हैं सीरिया देश के पिछले कई सालों के या ये कहिए कि सैकड़ों और हजारों साल के इतिहास पर। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि आज के दौर में हम लोग मिडल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देशों के जो नक्शे देखते हैं वो दरअसल कोई ज्यादा पुराने नहीं है, बल्कि सिर्फ 60 या 70 या 100 साल पुराने हैं। और ये सिर्फ वही नक्शे हैं कि जिनको ब्रिटिश एम्पायर या फिर फ्रांस ने बनाया था। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और स्पेशली मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब और उससे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता है कि जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही होती है कि जो आज के दौर में लेबनान कहलाता है, फिलिस्तीन कहलाता है और तो और जॉर्डन भी कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में इस सारे ही इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम के पर्सपेक्टिव से तो क़यामत की बहुत सारी निशानियां इस देश के साथ जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी देश के एक मशहूर शहर दमिश्क की एक जामा मस्जिद के ऊपर से उसके मीनार पर होगा। हजरत इमाम मेहदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहाँ पर पहुंचकर वह मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे। याजूज माजूज और दज्जाल जैसी जो भयानक और खतरनाक ताकतें होगी वो भी इसी इलाके में आकर ही दम तोड़ेगी। यह इलाका इस्लाम के नजरिए से कितना ज्यादा अहम है, इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से यह भी फरमाया था कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर नहीं है।
यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिडल ईस्ट में ये जितना भी फसाद चल रहा है और मुस्लिम दुनिया ये जो अपना बुरा दौर देख रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह सीरिया में होने वाला फसाद भी बताते हैं। फिलहाल दोस्तों, मिडल ईस्ट के ज्यादातर इलाकों की तरह किसी दौर में ये पूरा इलाका साइरस द ग्रेट के पर्शियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट का दौर आया, उसने इस इलाके को फतह किया। उसके बाद रोमन का दौर आया और रोमन ने इस इलाके पर लंबे वक्त तक राज किया। और फिर दौर आ चुका था मुसलमानों का, जब मुसलमानों ने 634 ईस्वी से लेकर 638 ईस्वी के बीच में इस पूरे इलाके में अपनी कैंपेन शुरू की। मुस्लिम इतिहास के सबसे मशहूर कमांडर यानी कि हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में फाइनली मुसलमानों ने इस इलाके को फतह कर लिया। खिलाफत राशिदा के बाद जब सल्तनत का दौर शुरू हुआ तो मुसलमानों की पहली ही सल्तनत यानी कि सल्तनत बनु उमैया ने इसी इलाके के शहर के, जिसको दमिश्क के नाम से जाना जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाया। हालांकि बनु उमैया के बाद जब दूसरी सल्तनत आई यानी कि सल्तनत बनु अब्बास, तो उन्होंने अपनी राजधानी दमिश्क की बजाय बगदाद को बनाया। मुल्की शाम का ये पूरा इलाका ईसाइयों और मुसलमानों के बीच होने वाली उन जंगों का भी मैदान बना कि जिनको आज के दौर में हम लोग क्रूसेडर्स वॉर या फिर सलीबी जंगों के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फिर मंगोलों का दौर आया। मंगोलों ने 1240 से 1250 के दौर में इस पूरे इलाके पर बार बार हमले किए, मगर उन लोगों को कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। और ना मिलने की वजह थी ममलूक सल्तनत के, जो उस दौर में इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर रही थी। अगली कुछ सदियों तक ममलूक सल्तनत इस इलाके पर राज करती रही, मगर फिर 1516 के वक्त में सल्तनत उस्मानिया ने न सिर्फ इस इलाके पर बल्कि पूरी ही ममलूक सल्तनत पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। और फिर 1516 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का ही राज कायम रहा। हालांकि एक बार इस इलाके में बगावत भी हुई थी, मगर उसको उस्मानिया की तरफ से कुचल दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सल्तनत उस्मानिया की हार हुई और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, तो ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस ने सल्तनत उस्मानिया की सारे इलाकों को आपस में बांट लिया। आज के दौर में जिस पूरे इलाके को हम लोग सीरिया बोलते हैं, ये सब फ्रांस के हिस्से में आया। इसके बाद वक्त वक्त पर सीरिया के अंदर ऐसी ताकतें भी उठना शुरू हो गई कि जिन्होंने फ्रांस से आजादी हासिल करने की कोशिश की, मगर ज्यादा कुछ ना हो सका। 1936 आते आते तो फ्रांस ने परेशान होकर आजादी पर बातचीत करना भी शुरू कर दी। मगर दोस्तों, ये सारी आजादी वगैरह सिर्फ नाम की ही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर आते आते तो एक बार फिर से फ्रांस का पूरी तरीके से इस इलाके पर कंट्रोल हो गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और सीरिया के लोग दुनिया के बाकी इलाकों की तरह हर हाल में आजादी ही चाहते थे। इसीलिए फाइनली 1946 में सीरिया को आजादी हासिल हुई। आजादी तो मिल गई, मगर ये देश कभी स्टेबल ना हो सका। अगले कई सालों तक, या ये कह सकते हैं कि अगले कई दशकों तक राजनीतिक तौर पर ये उथल पुथल का शिकार रहा। एक के बाद एक मिलिट्री यहाँ पे बगावत करती, यानी फौज बगावत करके हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया करती थी। और इतनी ये बार हुआ कि शायद इस पूरे एरिया में ये कहिए कि दुनिया के बहुत ही कम देशों में इतने ज्यादा मिलिट्री को देखने मिला। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि सिर्फ एक साल के अंदर ही मिलिट्री की तरफ से 3 बार या 4 बार तख्ता पलट कर दिया गया। फिलहाल 1948 में जब इजराइल ने अपने बनने का ऐलान किया, तो आसपास के बाकी अरब देशों की तरह सीरिया ने भी उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और जाहिर है इस जंग में तो अरब देशों को नाकामयाबी मिली थी, तो ये चीज भी सीरिया के अंदर उथल पुथल की एक बड़ी वजह बनी थी। वैसे दोस्तों, अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो इजराइल के साथ अरब देशों ने जितनी भी जंगें लड़ी है, लगभग उन सारी ही जंगों में न सिर्फ सीरिया भी शामिल रहा, बल्कि सबसे आगे आगे रहा। अब वो चाहे 48 की हो या 67 की हो या फिर 73 वगैरह की हो। फिलहाल एक लंबी उथल पुथल के बाद आखिरकार सन 1971 में सीरिया की बागडोर हाफिज अल असद के पास आई। वैसे तो इनका बैकग्राउंड भी एक मिलिट्री से ही था और इनको भी ये हुकूमत एक मिलिट्री यानी कि तख्ता पलट के जरिए से मिली थी। मगर हाँ, इनका ये तख्ता पलट बाकी से अलग था, क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था। और उसके बाद इन्होंने ही सीरिया की बागडोर को अगले लगभग 30 साल तक, मतलब अपनी मौत तक संभाले रखा था। और फाइनली सन 2000 में इनकी मौत हो गई थी। हाफिज अल असद की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनके बाद उनका बड़ा बेटा सीरिया की गद्दी को संभाले, मगर 1994 में खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से उस बड़े बेटे की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब उनका एक दूसरा बेटा कि जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखा करता था और लंदन में पढ़ाई के लिए गया हुआ था, उसको फौरन सीरिया वापस बुलाया गया। और जब 2000 में हाफिज अल असद की वफात हुई तो उस बेटे को ही सीरिया की गद्दी पर बैठाया गया। अब क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई की थी, तो इसलिए सीरिया के आम लोगों ने उस बेटे का नाम हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर रख दिया, मतलब उसको डॉक्टर के नाम से ही जाना जाने लगा। और जानते हैं कि हाफिज अल असद का वो बेटा कौन है? तो वो बेटा कोई और नहीं बल्कि वही है कि जो आज तक सीरिया की बागडोर को संभाले हुए था और जिसको हम सब लोग बशर अल असद के नाम से जानते हैं। और आपने अभी देखा होगा हाल ही में उनको भी तख्ते से उतार दिया है, यानी वहां पर फिर से तख्ता पलट हो गया है, जुलानी का वहां पे राज हो चुका है। वैसे तो सन 2000 के बाद दुनिया के बाकी बहुत सारे देशों की तरह सीरिया की राजनीति में भी या फिर सीरिया के आम लोगों की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते रहे, मगर असली कहानी का आगाज हुआ सन 2011 से 2012 में। यह अफ्रीका का एक देश के जिसको हम लोग ट्यूनीशिया के नाम से जानते हैं, वहां पर वहां की हुकूमत के खिलाफ आम लोगों का एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ये एक ऐसा आंदोलन था कि जो तेज होता चला गया और नतीजे में वहां की हुकूमत तक को उखाड़ फेंका। वेस्टर्न मीडिया ने इस पूरे मामले को अरब स्प्रिंग का नाम दिया। ना सिर्फ नाम दिया बल्कि इसको खूब बड़ा चढ़ाकर दिखाया और इस तरह से प्रेजेंट किया कि मानो ये एक क्रांति है, ये एक रिवॉल्यूशन है कि जो पूरे अरब वर्ल्ड में फैले और पूरे अरब वर्ल्ड के लोग अब बदलाव चाहते हैं, यानी अपनी पुरानी हुकूमतों को पलटना चाहते हैं। वेस्टर्न मीडिया अपनी इस चीज में कामयाबी हुआ क्योंकि ट्यूनीशिया के बाद इसका सीधा असर इजिप्ट में दिखाई दिया। वहां पर भी आम लोगों ने अपनी पुरानी हुकूमत को उखाड़ फेंका और उसके बाद इसकी आग लीबिया तक पहुंच गई। लीबिया में भी पिछले कई दशकों से चला आ रहा था मुअम्मर गद्दाफी का राज खत्म हो गया।
जाहिर है जब इन सारे देशों में बारी बारी से ये सब कुछ हो रहा था तो इन सारी चीजों की खबरें और इन सारी चीजों की तस्वीरें सीरिया भी पहुंच रही थी। तो जाहिर है सीरिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग कि जो लंबे वक्त से राज करने वाली इस फैमिली को पसंद नहीं किया करते थे, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और शुरुआत हुई दीवार पर लिखे गए उस सेंटेंस से कि जो उस दौर में एक स्कूल के बच्चे ने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि ऐ डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही बताया था कि सीरिया के अंदर डॉक्टर बशर अल असद को ही कहा जाता है। हुकूमत जो सबसे पहले बाकी अरब देशों में होने वाले तख्ता पलट से अच्छी तरह से वाकिफ थी, उसने इस पूरे मैटर को सीरियसली लिया और अपने विरोधियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लेकिन असद हुकूमत ने जैसे जैसे आंदोलन और इन विरोध को दबाने की कोशिश की और लोगों पर जुल्म और सितम किया या उनको दूसरी तरीके से धमकाया, वैसे वैसे अब हालात और भी ज्यादा खराब होते चले गए। वो आंदोलन के एक छोटे इलाके से शुरू हुए थे, अब वो दमिश्क और इस तरह के बाकी जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उन सब में फैल चुके थे। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि असद गवर्नमेंट ने अपना वजूद बचाने के लिए सेना ही उतार दी। सेना उतारने का सीधा सा मतलब था कि आम लोगों पर जुल्म और सितम करना और अगर जरूरत पड़े तो उनको खत्म भी कर देना। इसलिए जब आम लोग सड़कों पर आए तो अब उनका सीधा मुकाबला एडवांस हथियारों और टैंक वगैरह से होने लगा। जब बेशुमार आम लोगों की मौत होने लगी तो अब सेना के ही एक गुट ने सेना से ही बगावत कर डाली, यानी उन्होंने अब अपना एक अलग ग्रुप बना लिया और उन लोगों के साथ मिल गए कि जो असद हुकूमत का विरोध कर रहे थे। और इन लोगों ने अपना नाम रखा FSA, मतलब कि फ्री सीरियन आर्मी। और इस तरह से अब दोनों ही ग्रुप हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने आ गए और सीरिया के अंदर आगाज हुआ सिविल वॉर का। और हद तो तब हो गई कि जब बाहरी ताकतों मतलब कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने SFA मतलब सीरियन फ्री आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन लोगों को एडवांस हथियार दिए और फॉरेन ट्रेनिंग वगैरह भी देना शुरू कर दी, क्योंकि जाहिर है ये सारे देश तो एक लंबे वक्त से असद गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते थे और अब उनको वो मौका मिल चुका था। यूरोपियन ताकतों ने जब असद के विरोधियों का साथ देना शुरू किया तो अब इसमें ईरान की भी एंट्री हुई और उसने पैसे और हथियारों से असद गवर्नमेंट की भरपूर मदद की। और तो और लेबनान में मौजूद जो ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है मतलब हिजबुल्लाह, उसने तो अपने लड़ाके भी उतार दिए। और इस तरह से अब सीरिया का ये पूरा एरिया हमारी दुनिया की एक खतरनाक जंग का मैदान बन गया। एक ऐसा मैदान कि जिसमें चाहे कोई भी ग्रुप किसी भी ग्रुप पर बढ़त बनाए, चाहे कोई भी किसी पर बाजी मारे, मगर सबसे ज्यादा इस जंग में अगर कोई पिस रहा था तो वो थे बेगुनाह और आम सीरिया की जनता। दोस्तों, पूरा सीरिया जब सिविल वॉर की चपेट में आया और वहां पर हालात काफी अनस्टेबल हो गए तो इसका फायदा एक और ताकत ने उठाया। वो ताकत थी ISIS, जो पहले तो इराक में मौजूद था, मगर सीरिया के जब बुरे हालात देखे तो मौका पाकर वहां पर भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिका जो इराक में इसी ग्रुप से लड़ने के लिए आया था, वो भी इसका पीछा करते करते सीरिया में भी पहुंचा। हालांकि सीरिया में उसने अटैक वगैरह किसी और पर नहीं किए, बल्कि सिर्फ इसी ग्रुप को ही टारगेट किया। इसके बाद सीरिया की इस जंग में एक और ग्रुप की एंट्री हुई। ये दरअसल कुर्दों का वो ग्रुप था कि जो पहले तो ISIS से अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा था और बाद में तुर्की से लड़ने लगा। तुर्की से लड़ने की वजह यह है कि क्योंकि तुर्की कुर्दों के इस ग्रुप को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और उसके मुताबिक ये अपने कुर्दिस्तान बचाने के लिए तुर्की को तोड़ना चाहते हैं। उसके मुताबिक ये सभी आतंकवादी है जिसकी वजह से वो सीरिया के अंदर घुसकर वक्त वक्त पर एयर स्ट्राइक्स वगैरह भी करता रहता है। साल 2023 में या फिर अभी भी जब फिलिस्तीन और इजराइल की जंग चल रही है, इसके दौरान भी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि सीरिया के अंदर घुसकर टर्की ने एयर स्ट्राइक वगैरह की है। तो जब भी इस तरह की न्यूज आती है तो वो दरअसल कुर्द लोगों के इन्हीं ग्रुप पर एयर स्ट्राइक करता है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस जंग में बशर अल असद की जो पार्टी थी वो काफी पिछड़ चुकी थी, तो उसकी मदद के लिए एक और नई ताकत ने इस जंग में एंट्री मार दी। हम कह सकते हैं कि इस एंट्री से ही इस जंग का पासा पलट गया, क्योंकि ये ताकत थी रशिया की, जिसने भरपूर तरीके से बशर अल असद का साथ दिया और बशर अल असद की गवर्नमेंट की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली। आज के दौर में अगर सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत बाकी थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह रशिया ही है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया की वजह से बशर अल असद पार्टी ये वॉर भी जीत चुकी थी। वो इसलिए क्योंकि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी बशर अल असद की जो आर्मी है वो सीरिया के ज्यादातर हिस्सों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर चुकी थी और जो मेन विरोधी ग्रुप था वो लगभग खत्म ही हो चुका था, जबकि बाकी बचे हुए कुछ हिस्सों पर कुर्दों का राज है। और टर्की भी अपने बॉर्डर की तरफ से सीरिया में कुछ हद तक घुस चुका है, मतलब उसने एक पट्टी की तरह बफर जोन बना रखा है ताकि इन कुर्दों से निपटा जा सके। सालों चली ये जंग, अभी तक खत्म हुई हो या ना हुई हो, इस जंग को चाहे कोई भी जीता हो कोई भी हारा हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि इस जंग ने सीरिया को बर्बाद कर दिया। सीरिया का ऐसा हाल कर दिया कि हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी की मिसाल बन गया। इस जंग में सीरिया ने क्या खोया? अगर 2021 की ही एक रिपोर्ट की बात कर लूं तो लगभग 6 लाख के करीब लोगों की जान चली गई, जबकि 93 लाख लोगों के खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं। 45 लाख तो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था। इसके अलावा सीरिया की करेंसी अपने सबसे निचले स्तर पर चली गई। 90 लाख के करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 55 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो आसपास के देशों में चले गए और वहां एक शरणार्थी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 60 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो शरणार्थी की जिंदगी सीरिया में ही गुजार रहे हैं। मतलब उनको अपना पुश्तैनी घर बार छोड़कर, या ये कहिए कि उनका घर बार बर्बाद हो गया, अब टेंट में वगैरह या दूसरी जगहों पर रहना पड़ा। इसके अलावा यूएन की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए थे कि लाशों को गिनना भी मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। सीरिया का पूरा इतिहास दोस्तों हम लोगों ने आज जानना। एक वक्त था सीरिया यानी कि मुल्क शाम, और इतना खूबसूरत ताकतवर पैसे वाला था। आज वहाँ का हाल ये है कि वहाँ की करेंसी एकदम ज़ीरो हो चुकी है। वहाँ के जो घर थे, बिल्डिंगें, ये सब तबाह बर्बाद करके मलबे का ढेर बन गई हैं और वहाँ के लोग एकदम गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। समझ लीजिए, अपना जो भी इनका घर बचा हुआ है वो छोड़ के टेंटों में जाके रह रहे हैं। इस तरह से ज़िंदगी बिता रहे हैं सीरिया वाले। और इस तरह के हालात गज़ा में भी है,
क्योंकि जंग का माहौल वहाँ भी है। इसराइल बस जंग हमले पे हमला किए जा रहा है और ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है, इतनी मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी कोई बोल नहीं रहा है। कितने अफसोस की बात है ये कि एक कमज़ोर मुल्क को कोई ताकतवर मार रहा है, कोई नहीं बोलने वाला है। बस सबसे गुजारिश है, मेरी दिली गुजारिश है, खुसूसियन गुजारिश है कि जितना हो सके पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, पूरे मुल्क के लिए दुआ करें और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें। और जहाँ जहाँ पूरे मोमिन हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, सब के अल्लाह ताला मदद करे, सबकी गैब से मदद करे, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे अल्लाह ताला। तो ये था दोस्तों हमारा रिएक्शन। आपकी इस पूरे मुद्दे को आपने किस नज़र से देखा है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।